दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे पेपर 2 डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का। इसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं शासन। आज हम सब हल करेंगे 2016 का पेपर। शुरुआत करते हैं बच्चों के प्रश्नों से। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? योजना बनाना। ठीक, तो योजना बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कक्षा कक्ष और कक्षा कक्ष के बाहर किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए। तो किसी भी क्रियाकलाप चाहे वह कक्षा के अंदर हो और या बाहर, उसको सफल और सार्थक बनाने के लिए योजना प्लानिंग सबसे आवश्यक है। योजना यह सुनिश्चित करती है कि लक्ष्य स्पष्ट हो, संसाधनों का सही उपयोग हो और कार्य व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो शिक्षक, बच्चे और समुदाय क्या है? मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो मानवीय प्रबंधन ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत वे सभी मानव संसाधन आते हैं जो शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें शिक्षक, बच्चे, शिक्षार्थी और समुदाय। समुदाय के अंदर कौन कौन आता है? अभिभावक, स्कूल समिति, सदस्य आदि प्रमुख घटक हैं। विद्यालय भवन, पुस्तकालय और फर्नीचर भौतिक संसाधन है। अगला प्रश्न हमारा, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो निर्णय प्रक्रिया जो है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। निर्णय प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समस्या समाधान का एक प्रमुख अंग है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद एक विशिष्ट निर्णय लेना आवश्यक होता है। निर्णय लेना ही समाधान की दिशा तय करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या, देखिए। विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। तो ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा भी इनकी व्यवस्था की जा सकती है। अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा भी इनकी व्यवस्था की जा सकती है। समुदाय द्वारा भी इनकी व्यवस्था की जा सकती है। तो उत्तर होगा हमारा सही, उपर्युक्त तीनों के सहयोग के द्वारा। तो विद्यालय के भौतिक संसाधनों, भवन, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था और सुधार में ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, पीटीए और व्यापक समुदाय सभी मिलकर कार्य करते हैं। इनके सामूहिक सहयोग से ही विद्यालय का बेहतर प्रबंधन संभव होता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, एनसीईआरटी स्थित है। तो एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्रीय राज्य सरकारों को सलाह देता है। अगला प्रश्न हमारा, ग्राम शिक्षा समिति के लिए गठन के लिए आवश्यक है। तो एक महिला का होना आवश्यक है ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए। उत्तर प्रदेश में ग्राम शिक्षा समिति विलेज एजुकेशन कमेटी बीईसी के गठन में बेसिक शिक्षा अध्यादेश 1972 जो 2000 और 2006 में संशोधित हो चुका है, उसके अनुसार 3 अभिभावक सदस्यों में एक महिला का होना अनिवार्य है। और अन्य सदस्यों में कौन कौन होते हैं? ग्राम प्रधान होगा, अध्यक्ष होता है जो, ठीक है, प्रधान अध्यापक, सचिव होते हैं आदि शामिल है। अगला प्रश्न हमारा क्या, देखिए। अगला प्रश्न, लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। लो कॉस्ट मतलब कम लागत, नो कॉस्ट मतलब बिल्कुल लागत नहीं। तो स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से क्या होता है? लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्रियों का निर्माण किया जा सकता है। तो लो कॉस्ट कम लागत और नो कॉस्ट बिना लागत शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम भय होती हैं, जिसे खरीदने की बजाय स्थानीय परिवेश लोकल इन्वायरमेंट में आसानी से उपलब्ध पुरानी या व्यर्थ वस्तुओं जैसे माचिस की डिब्बी, पत्ते, बेकार कागज आदि का उपयोग करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो राज्य सरकार उपलब्ध कराती है, ठीक है। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में किताबें होती हैं, उसके नीचे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होगा, तो राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने और बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने के उद्देश्य से प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अधिकांशतः राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। यह कार्यक्रम विभिन्न राज्य स्तरीय शिक्षा परियोजना के अंतर्गत संचालित होता है। अगला प्रश्न हमारा, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। तो वर्तमान में कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तक कितनी? 3। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 के लिए 2005-2016 सत्र में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत 3 पाठ्य पुस्तकें निर्धारित हैं। कौन कौन सी? सारंगी
हिंदी की है, मृदंग अंग्रेजी की है और आनंदमय गणित गणित की है। और देखिए नोट, सामान्यतः कक्षा एक में मूल रूप से 2 पाठ्य पुस्तकें निर्धारित होती थी 2016 के टाइम पे, ठीक है। उनमें कौन कौन सी होती थी? भाषा हिंदी की और गणित की। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? तो कक्षा 3 से किया जाता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत संस्कृत विषय का विस्तृत पठन पाठन कक्षा 3 से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, समय सारणी दर्शाती है। तो समय सारणी क्या दर्शाती है? बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को भी, शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया को भी और प्रधान अध्यापक के नेतृत्व को भी। तो उपरोक्त सभी क्रियाकलापों क्या समय सारणी दर्शाती है? सही उत्तर हो जाएगा। समय सारणी टाइम टेबल एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी कार्यकलापों, शिक्षण, खेलकूद, पुस्तकालय कार्य, मध्यावकाश आदि को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से दर्शाती है। यह विद्यालय के संपूर्ण प्रबंधन और कार्य प्रवाह का दर्पण होती है। अगला प्रश्न हमारा, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व किसको सौंपना चाहिए? शिक्षकों को सौंपना चाहिए। कोई शिक्षक को तो बच्चों के कांटेक्ट में रहता है शिक्षक, और कोई नहीं रहता है। अभिभावक हमारे घर पे रहते हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक को कहाँ काम होता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को करिकुलम एक्टिविटीज को आयोजित करने के लिए, उनका उचित संचालन करने के लिए मुख्य दायित्व विद्यालय के शिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए। वे ही बच्चों की योग्यता और रुचि के अनुसार इन गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। तो किसके अधीन होते हैं? जनपद में कार्य जिला समन्वयक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों जैसे सर्व शिक्षा अभियान के संचालन के लिए कार्यरत जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुख्य रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA के अधीन कार्य करते हैं, जो जिले में बेसिक शिक्षा विभाग का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्यालय लखनऊ में है। लेकिन जो PNP है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उसका मुख्यालय इलाहाबाद में है और SCERT का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न हमारा, जिला स्तर की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था है। तो डाइट जो है जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक जिले में स्थित सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों का सेवा काल में प्रशिक्षण आयोजित करना और जिले में शैक्षणिक सुधार लाना है। SCERT राज्य स्तर पर और BRC ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं। अब आए अति लघु प्रश्नों पर। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया के मुख्य अंग सोपान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? योजना बनाना, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, निर्णय, डिसीजन मेकिंग। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो देखिए कौन कौन से आते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले भौतिक संसाधन फिजिकल रिसोर्सेज वे होते हैं जो दिखाई देते हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है। इनमें निम्न शामिल हैं। कौन कौन से? विद्यालय का भवन हो गया, फर्नीचर, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था, पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, मैदान, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM। अगला प्रश्न, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन, ह्यूमन मैनेजमेंट के प्रमुख घटक वे सभी मानव शक्तियां हैं जो विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ी हैं। ये हैं कौन कौन? 3 होती हैं, शिक्षक, बच्चे या शिक्षार्थी और समुदाय। समुदाय के अंदर कौन कौन आते हैं? अभिभावक, ग्राम समिति आदि। अगला प्रश्न हमारा, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो लर्निंग कॉर्नर कक्षा के भीतर एक विशेष रूप से निर्धारित स्थान होता है जहां सीखने सिखाने से संबंधित विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री, खेल और क्रियाकलाप उपलब्ध होते हैं। ये बच्चों को स्वयं अपनी गति और रुचि के अनुसार सीखने, प्रयोग करने और अपनी समझ को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न हमारा, कक्षा 2 में पाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए।
कक्षा 2 में सामान्यतः 2 पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। कौन कौन सी पढ़ाई जाती थी? भाषा, हिंदी और गणित। लेकिन अब वर्तमान में देखो क्या है। उत्तर प्रदेश सरकारी प्राथमिक स्कूल में कक्षा 2 के लिए 2025-26 सत्र में 3 मुख्य पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार जो 2024-25 से लागू हैं। कौन कौन सी 3 हैं? सारंगी हिंदी विषय के लिए, मृदंग अंग्रेजी विषय के लिए और आनंदमय गणित गणित विषय के लिए। अगला प्रश्न हमारा, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो पाठ्य पुस्तकों टेक्स्ट बुक के विकास में निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। कौन कौन से? बच्चों की आयु, मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री हो। ठीक। दूसरा, विषय वस्तु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ के सिद्धांतों पर आधारित हो। पुस्तक की भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य हो। सामग्री में चित्रों और उदाहरणों का समावेश हो जो स्थानीय परिवेश से जुड़े हों। पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित गतिविधियों और क्रियाकलापों का स्थान हो। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन से समय सारणी बनाई जाती हैं? तो एक सामान्य विद्यालय में सुचारू संचालन के लिए कम से कम 3 प्रकार की समय सारणी टाइम टेबल बनाई जाती है। कौन कौन सी? विद्यालय समय सारणी पूरे विद्यालय के लिए, जिसमें सभी कक्षाओं और अवधियों का विवरण होता है। दूसरा, कक्षा कक्ष समय सारणी किसी विशेष कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षकों किसी विशेष कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों और उनके विषयों का विवरण। और तीसरा, शिक्षक समय सारणी प्रत्येक व्यक्तिगत शिक्षक के लिए, जिसमें उसे आवंटित कक्षाएं और विषय अवधि का विवरण होता है। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो बच्चों से प्रोजेक्ट वर्क कराने की मुख्य उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? तो प्रोजेक्ट कार्य जो है बच्चों में स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की भावना का विकास करता है। बच्चों में समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित होता है प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा। और प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा समूह में कार्य करने, टीम वर्क और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना होता है। बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ना सीखते हैं। कैसे? प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण एजुकेशनल टूर का महत्व है। तो शैक्षिक भ्रमण जो है क्या करता है? बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करता है। किताबी ज्ञान और वास्तविक दुनिया के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक है शैक्षिक भ्रमण। बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि करता है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक और रुचिकर बनाता है। अगला प्रश्न हमारा, खेल कूद में बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो खेलकूद स्पोर्ट्स से बच्चों में निम्नलिखित पक्षों का विकास होता है। कौन कौन से? शारीरिक पक्ष, शारीरिक स्वास्थ्य, शक्ति, फुर्ती और समन्वय का विकास। मानसिक और बौद्धिक पक्ष, एकाग्रता, रणनीति बनाने और निर्णय क्षमता का विकास। सामाजिक पक्ष, सहयोग की भावना, नेतृत्व, टीम भावना और सामाजिक समायोजन का विकास। नैतिक पक्ष, खेल भावना, इसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होता है और नियमों का पालन करने की आदत आदि का विकास। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों से संबंधित कुछ प्रमुख पंजिका निम्नलिखित हैं। शिक्षक डायरी, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका और पत्र व्यवहार पंजिका। अगला प्रश्न हमारा, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो विद्यालय में वित्तीय अभिलेख फाइनेंशियल रिकॉर्ड वे कागजात होते हैं जिनमें धन के लेन देन, प्राप्ति और व्यय का विवरण होता है। ये है कौन कौन से? कैशबुक रोकड़ बही, इसमें दैनिक आय व्यय का विवरण होता है। लेजर खाता बही, विभिन्न मदों और खर्च का क्या होता है? वर्गीकृत विवरण होता है। वाउचर, भुगतान के प्रमाण पत्र, ग्रांट अनुदान पंजिका, सरकार या अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान का विवरण। अगला प्रश्न हमारा, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक संसाधन केंद्र क्या होता है? तो बीआरसी ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाता है। बीआरसी का मुख्य कार्य शिक्षकों का प्रशिक्षण, नवाचार का प्रसार और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना तथा ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक योजना की निगरानी करना है। बीआरसी में प्रायः विशेषज्ञ जैसे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, विषय विशेषज्ञ आदि कार्य करते हैं। बीआरसी ब्लॉक के सभी विद्यालयों के लिए संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब देखिए एनपीआरसी क्या होता है। एनपीआरसी न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। तो एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित किया जाता है जो आमतौर पर गांव के छोटे समूह को कवर करता है। तो एनपीआरसी का मुख्य कार्य विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी, शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर सहायता,
एवं विद्यालय स्तरीय समस्या का समाधान करना है। तो एनपीआरसी क्या होता है? बीआरसी से एक छोटा इकाई केंद्र है और सीधे गांव के नजदीक कार्य करता है। एनपीआरसी विद्यालयों का निरीक्षण, उपस्थिति जांच, मध्याह्न भोजन आदि की स्थायी निगरानी भी करता है। ये हो गया बीआरसी एनपीआरसी में अंतर। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन क्या है? देखिए, किसी सुविधा विशेष रूप से शिक्षा को समाज के सभी बच्चों, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के भेद के बिना समान रूप से उपलब्ध कराना क्या शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। उदाहरण देखिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ, मुफ्त और अनिवार्य हो। उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। देखो, SCERT का मुख्यालय भी लखनऊ में है और राज्य परियोजना का कार्यालय भी लखनऊ में है। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, विद्यालय में प्रबंधन की प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस का महत्व अत्यंत व्यापक है, क्योंकि यह विद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सहायक है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक संसाधन, भवन, फर्नीचर और मानवीय संसाधन, शिक्षक, बच्चे, इनका उपयोग सुनियोजित तरीके से हो। क्रियाकलापों का समन्वय, तो ये विद्यालय के सभी कार्यों, शिक्षण, सहगामी क्रियाकलाप, वित्तीय कार्य को एक सुनिश्चित दिशा देता है। लक्ष्यों की प्राप्ति, तो प्रभावी प्रबंधन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू बनती है, जिससे बच्चे का अधिगम स्तर सुधरता है और विद्यालय के शैक्षिक लक्ष्य पूरे होते हैं। समस्या समाधान और निर्णय, तो ये समस्याओं की पहचान करने, विकल्पों पर विचार करने और सही निर्णय लेने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय भवन को आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाने में समुदाय, कम्युनिटी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या क्या भूमिका देखिए, वित्तीय और श्रम सहयोग, तो समुदाय विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समिति और अभिभावक शिक्षक संघ और भवन की मरम्मत, रंगाई पुताई और स्वच्छता के लिए श्रमदान या वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। भौतिक संसाधनों की व्यवस्था, तो भवन, फर्नीचर और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने में समुदाय सक्रिय रूप से योगदान दे सकता है। स्थानीय कला का उपयोग, तो समुदाय के सदस्य भवन को स्थानीय कलाकृतियों, भित्ति चित्रों या स्लोगन को सजाने में मदद कर सकते हैं, जिससे भवन आकर्षक और ज्ञानवर्धक बन सके। रखरखाव में भागीदारी, समुदाय सतत निगरानी और रखरखाव में सहयोग करके भवन की सुंदरता और उपयोगिता को बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर कुर्सी एवं डेस्क की व्यवस्था की जाती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि, फिजिकल ग्रोथ को ध्यान में रखकर कुर्सी एवं डेस्क की व्यवस्था करना आवश्यक है, क्योंकि यह सीधे उनके स्वास्थ्य, मुद्रा और अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया। स्वस्थ और आसन, आसन मतलब पोस्चर, उसको बैठने का तरीका। यदि डेस्क, कुर्सी बच्चे की ऊंचाई के अनुसार नहीं है तो उन्हें बैठने में कठिनाई होगी। बहुत ऊंची या नीची मेज पर लगातार झुककर बैठने से उनकी रीढ़ की हड्डी और आंखों पर तनाव पड़ता है, जिससे खराब आसन संबंधी समस्या हो सकती है। आरामदायक शिक्षण, सही माप के फर्नीचर से बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठते हैं, इससे वे एकाग्रता के साथ शिक्षण प्रक्रिया में भाग ले पाते हैं। सुरक्षा, तो बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार मजबूत और स्थिर फर्नीचर दुर्घटना को रोकने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित कारण से महत्वपूर्ण है। विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता, स्वच्छता बनाए रखने के लिए, तो शौचालय विद्यालय की स्वच्छता व्यवस्था का मुख्य हिस्सा है। इससे गंदगी, बदबू और संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती है। बालक बालिकाओं की सुविधा हेतु, तो बच्चों को नियमित रूप से और सुरक्षित रूप से शौच जाने की सुविधा मिलती है, जिससे वे असुविधा महसूस नहीं करते। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, साफ सुथरे शौचालय रोगों, संक्रमण, दस्त, डायरिया सहित कई बीमारियों से बचा सकते हैं। विद्यालय में शौचालय का महत्व, विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना, विद्यालय विशेष रूप से बालिकाएं उच्च शौचालय न होने पर विद्यालय आने में संकोच करती हैं। अच्छे शौचालय बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप विद्यालयों में शौचालय स्वच्छता की आदतें विकसित करते हैं और बच्चों को स्वच्छता के महत्व से परिचित कराते हैं।
गरिमा और सुरक्षा का संरक्षण। अलग अलग शौचालय होने से छात्रों विशेषकर छात्राओं को सुरक्षा और सम्मान का अनुभव होता है। स्वस्थ वातावरण एवं शिक्षा पर प्रभाव। तो स्वच्छ शौचालय होने पर बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहता है और वे मानसिक रूप से सहज रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानवीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? इनमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, बताइए। तो मानवीय प्रबंधन, ह्यूमन मैनेजमेंट की आवश्यकता। तो मानवीय प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्यालय में शिक्षक, बच्चे और समुदाय शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रमुख घटक हैं। जो मानवीय प्रबंधन है यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना और प्रेरणा बनी रहे, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया प्रभावी ढंग से चलती रहे, विद्यालय और समुदाय के बीच सकारात्मक संबंध, अंतर संबंध स्थापित हो सके। अब देखिए, मानवीय प्रबंधन में ध्यान रखने योग्य बातें। तो शिक्षकों की क्षमता का विकास, शिक्षकों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजित करने तथा उनकी शिक्षण क्षमता और कौशल में सुधार हो सके। तो शिक्षक की क्षमता का विकास क्या मानवीय प्रबंधन का ध्यान रखना चाहिए। सहभागिता और सहयोग। तो शिक्षकों और समुदाय को विद्यालय के निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। सकारात्मक वातावरण। तो बच्चों के लिए एक सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और बाल केंद्रित अधिगम वातावरण बनाना। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच एक अंतर संबंध है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय, अभिभावक और समुदाय, कम्युनिटी जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित, इंटर रिलेटेड है और ये तीनों मिलकर बच्चे की शिक्षा और विकास को प्रभावित करते हैं। विद्यालय और अभिभावक या समुदाय। तो विद्यालय अभिभावक और समुदाय को बच्चों की शैक्षिक प्रगति के बारे में सूचित करता है। वह विभिन्न आयोजनों जैसे अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों के माध्यम से उनके सुझाव देता है। और अभिभावक और विद्यालय, अभिभावक और समुदाय विद्यालय को वित्तीय और भौतिक सहयोग जैसे भवन, फर्नीचर प्रदान करते हैं। समुदाय के सदस्य जैसे ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के प्रबंधन और निगरानी में क्या मदद करते हैं। समान लक्ष्य। तो तीनों का अंतिम लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास और विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति है। यह अंतर संबंध साझा जिम्मेदारी का वातावरण बनाता है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बेहतर होती है। अगला प्रश्न हमारा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट निम्न प्रकार से सहायक है। कौन कौन से? संसाधनों की उपलब्धता। तो उचित वित्तीय प्रबंधन से आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM, पाठ्य पुस्तकें और अन्य उपकरण समय पर खरीदे जा सकते हैं। भौतिक सुविधाओं का रखरखाव। धन का सही प्रबंधन होने पर विद्यालय भवन, फर्नीचर और कक्षाओं का रखरखाव सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों को एक अनुकूल भौतिक वातावरण मिलता है। क्रियाकलापों का संचालन। शैक्षिक भ्रमण और पाठ सहगामी क्रियाकलापों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के आयोजन के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है जिससे बच्चे क्या होते हैं, उनका समग्र विकास संभव हो जाता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो वित्तीय प्रबंधन के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे डाइट द्वारा सुचारू रूप से चलाए जाते हैं जिससे उनकी शिक्षण गुणवत्ता सुधरती है। अगला प्रश्न हमारा, समय सारणी ऐसा चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी कार्यकलापों को दर्शाता है, सहमति के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो समय सारणी एक ऐसा चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी कार्यकलापों को दर्शाता है। इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। समय सारणी एक विद्यालय के लिए ब्लूप्रिंट होती है जो कार्य विभाजन। तो समय सारणी क्या होती है, ये स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विद्यालय के सभी कार्यकलाप जैसे शिक्षण, खेलकूद, प्रार्थना सभा, मध्यावकाश कब, कहां और किसके द्वारा किए जाएंगे। समय का सदुपयोग। तो समय सारणी क्या करती है, सुनिश्चित करती है कि विद्यालय के उपलब्ध समय का नियोजित और न्यायपूर्ण उपयोग हो जिससे किसी भी विषय या गतिविधि को आवश्यकता से अधिक या कम समय न मिले। व्यवस्था और अनुशासन। यह विद्यालय में नियमितता और क्रमबद्धता स्थापित करती है जिससे शिक्षक और छात्र दोनों अपने दायित्वों का पालन करते हैं और विद्यालय का प्रबंधन सुचारू रूप से चलता है। अधिगम को दशा। यह शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा और गति प्रदान करती है। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है, बिंदुवार विवरण लिखिए। तो विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों को करिकुलर एक्टिविटीज का आयोजन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। कौन कौन से? सर्वांगीण विकास। एक क्रियाकलाप बच्चों के शारीरिक जैसे खेलकूद, मानसिक, सामाजिक और नैतिक पक्षों के विकास में सहायक होते हैं। छिपी प्रतिभा की पहचान। बच्चों के कला, संगीत, नेतृत्व और अन्य सहज क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने का अवसर मिलता है।
सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति, बच्चों को अपनी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का मंच प्रदान करते हैं। सामाजिक कौशल, तो इन गतिविधियों से बच्चों में सहयोग, टीम की भावना और नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कौशलों का विकास होता है। शिक्षण में रुचि, ये विद्यालय जीवन को रुचिकर बनाते हैं और बच्चों में विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनके ठहराव सुनिश्चित होता है। तो ये पाठ सहगामी क्रियाकलाप हो गए हमारे। और आज का लास्ट प्रश्न हमारा, समेकित शिक्षा क्या है? इस संदर्भ में जिला समन्वयक के मुख्य दायित्व बताइए। समेकित शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा। समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन वह व्यवस्था है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, जिसमें सामान्य बच्चे, दिव्यांग, आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे एक ही विद्यालय, एक ही कक्षा में समान वातावरण में पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य किसी भी बच्चे को उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक या आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न होना पड़े। समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जिला समन्वयक के मुख्य दायित्व। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले स्तर पर समेकित शिक्षा गतिविधियों का समन्वयन और निगरानी करता है। इसके मुख्य दायित्व निम्नलिखित हैं। किसके? जिला समन्वयक के। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, तो जिले के स्कूलों में चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, सी माने चिल्ड्रेन, डब्ल्यू माने विद, एस माने स्पेशल, एन माने नीड, तो CWSN की पहचान, स्क्रीनिंग कैंप्स आयोजित करना और उनके आकलन का प्रबंधन। शिक्षकों का प्रशिक्षण, सामान्य और विशेष शिक्षकों को समावेशी शिक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विशेष शिक्षकों, स्पेशल एजुकेटर्स की निगरानी करना। सहायक सामग्री का वितरण, तो जिला समन्वयक क्या होता है, क्या करता है, विकलांग बच्चों या दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण जैसे ब्रेल किट, व्हीलचेयर और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी, तो जिला समन्वयक क्या करता है, समेकित शिक्षा से जुड़ी योजनाओं जैसे होम बेस्ड एजुकेशन, मेडिकल सहायता आदि का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करता है। समन्वय और रिपोर्ट, तो स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण विभागों से समन्वय स्थापित करना किसका काम होता है, जिला समन्वयक का। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कौन, जिला समन्वयक। डेटा प्रबंधन, CWSN चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड से संबंधित डेटा का आकलन और यूडाइस कोड, मतलब यूडाइस कोड होता है उसका पोर्टल पर अपलोड करना, ये हमारा जिला समन्वयक के कार्य होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।